जय हिंद। भारतीय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग हैं। तो 395 अनुच्छेद में से हम 19 नंबर आर्टिकल के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखेंगे कि 19 नंबर आर्टिकल में क्या है, और ये कह रहे हैं कि सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसलिए है क्योंकि आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको आज़ादी दी गई है। आपको क्या क्या आज़ादी है और क्या आज़ादी नहीं है ये बताया गया है, क्योंकि आपको पता होगा कि आज़ादी सबको प्रिय है। इसी आज़ादी को पाने के लिए हम लगभग 2000 साल संघर्ष किए। कोई भी देश हो, चाहे अभी उत्तरी कोरिया देख लीजिए, वहाँ के लोग आज़ादी के लिए कंटिन्यू संघर्ष कर रहे हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत देख लीजिए, वो आज़ाद थी फिर से कैद हो गई है। उनसे आज़ादी का मतलब पूछिए। कोई पक्षी है, हवा में उड़ रहा है, आसमान में उड़ रहा है, उसका जीवन बहुत खुशहाल है, लेकिन वो पिंजरे में बंद नहीं होना चाहिए चाहता है। मतलब कैद किसी को पसंद नहीं है। आज़ादी इतनी खूबसूरत चीज़ है। ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि इसमें एक दूसरे को मानसिक फ्रीडम मिलती है। सबसे खूबसूरत रिश्ता दुनिया में कौन सा है? फ्रेंडशिप, दोस्ती का है। क्यों है? क्योंकि इसमें हमें फ्रीडम होती है, ना किसी जजमेंट की चिंता होती है, क्या बोलना है ना ये सोचने की चिंता होती है, क्योंकि फ्रेंड हमें फ्री रहने का स्पेस देते हैं, फ्रीडम देते हैं। इसलिए आज दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा बचा हुआ? केवल दोस्ती का बचा हुआ है। तो फ्रीडम, आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और अब ऐसा नहीं कि आपको आज़ादी मिली तो आप कुछ भी करेंगे। मानसिकता हमेशा बुराई की ओर ले जाती है। हमें अच्छाई में आने के लिए बहुत कठोर तप करना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो जब भी किसी को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, अति होती है, तो अति हमेशा बुराई की ओर ले जाती है। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा खराब होता है। तो अब अति रूप में आज़ादी दे दी जाएगी, तब भी आप गलत काम करेंगे। तो आज़ादी हमें लिमिटेड दी गई है, तो कितना दी गई है और कितने पर रोक है उसके बारे में जिक्र करेंगे। कहते भी हैं कि आज़ादी आपको देश में उतना ही है, या आज़ादी आपको उतना ही है जहाँ से किसी की नाक शुरू होती है। अर्थात अगर आप हाथ ऐसे घुमा रहे हैं तो आपको हाथ घुमाने का अधिकार वहाँ तक है जहाँ जब तक किसी के नाक में टच नहीं करेगा। जैसे किसी के नाक में टच किया मतलब आप उसकी आज़ादी को ख़त्म कर रहे हैं। तो नाक में टच करने का मतलब यही है कि आपको उतनी ही आज़ादी है जहाँ से दूसरे की आज़ादी प्रभावित नहीं होती है। थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें क्या दी गई है? फ्रीडम। इसके अंतर्गत क्या दिया गया है? फ्रीडम। ठीक है, इसमें हमें फ्रीडम दी गई है। आज़ादी दिया गया है। इसके अंतर्गत मूल संविधान में बात करें तो आपको बताया कि 395 अनुच्छेद थे और आपको 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन प्रेजेंट में कितने बचे हैं? 6। तो ऐसे जब मूल संविधान बना था तो उस समय आपको 19 में कितने अधिकार दिए गए थे? 7। लेकिन अभी कितने बचे हैं? 7 में आर्टिकल 19 में अधिकार कितने बचे हैं? 6। एक हटा दिया गया है। कौन सा हटा दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ये जो संपत्ति का अधिकार था इसे हटा दिया गया है। अब इसको आर्टिकल 300 में, चाहे क पढ़िए चाहे अंग्रेजी में बोलिए तो ए, तो आर्टिकल 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार को संरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बाध्यकारी नहीं है। संसद जो भी कानून बनाएगी उसके अनुसार उस पर नियंत्रण होगा, लेकिन मौलिक अधिकार का पूर्ण संरक्षण सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देगा। मौलिक अधिकार पर नियंत्रण और आज़ादी आपको संविधान के अनुसार मिलेगी। अच्छा, कह रहे हैं कि आपको आर्टिकल 19 के तहत अब 6 अधिकार देगा। वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति मतलब कोई भी चीज़ आपको प्रेजेंट करने, बताने की आज़ादी। चाहे आप इशारों में बताइए, चाहे बोल के बताइए, चाहे डांस करके बताइए, या चाहे पेंटिंग करके बताइए। तो एक्सप्रेशन, आप कैसे कोई चीज़ किसी को समझाना चाहते हैं, आप फ्री हैं। बाध्यकारी नहीं है कि आप लिख के ही बताइए, बोल के ही बताइए। आप डांस करके बताना, डांस करके बताइए, पेंटिंग करके बताना, पेंटिंग करके बताइए। सिंबल्स में कुछ चीज़ समझाना है, सिंबल्स में समझाइए। मतलब आप कोई भी चीज़ अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी है 19(1) में। 19(2) में क्या है?
आर्टिकल 19(2) मतलब 19(2) में क्या दिया गया है? फ्रीडम ऑफ असेंबली, एकत्रित होने की आज़ादी। आप क्या कर सकते हैं? असेंबली बना सकते हैं, सभा बना सकते हैं, कहीं पर इकट्ठा हो सकते हैं। कैसे? जैसे आप घर में शादी होती है, कथा सुनते हैं, कभी पूजा पाठ होता है, कभी 26 जनवरी का प्रोग्राम, 15 अगस्त पे स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम। अब ऐसे भी दोस्त लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 20, 25, 50, कभी रैलियां होती हैं। किस किस आर्टिकल के तहत ये सब होती है? देश के अंदर क्यों कर पाते हैं आप? पुलिस आपको क्यों नहीं रोकती, या सरकार आपको ये सब करने से क्यों नहीं मना करती? क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है कि आप असेंबली बना सकते हैं, एकत्रित होने की आज़ादी है। लेकिन अभी इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है, आगे विस्तार से बात करेंगे। एक बार देखिए, और एक आपको अधिकार क्या दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी है। आप जैसे संगठन देखिए, आप एक विश्व स्तर पर एक संगठन बनाया गया है, क्या? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। पूरे देश एक संगठन बनाया है कि दुनिया में शांति बनाने के लिए वहाँ पर विचार विमर्श होता है। तो आप भी वैसे संगठन बना सकते हैं। आपको घूमने की आज़ादी है, आपका मन किया एमपी चले गए, हरियाणा चले गए, यूपी चले गए, कश्मीर गए, तमिलनाडु, किसी मंदिर में गए, किसी मस्जिद में चले जाते हैं, कहीं प्लेग्राउंड में खेलने चले गए, समुद्र में घूम लिए, नदी में तैर लिए। क्यों? आपको आज़ादी है, आर्टिकल 19 में दिया गया, घूमने की आज़ादी है। तो किस में है? 19(4) में है। 19(5) में ये आर्डर आना चाहिए। 19(1) में क्या है? बोलने की आज़ादी। 19(2) में क्या है? एकत्रित होने की आज़ादी, सभा करने की आज़ादी। 19(3) में क्या है? संगठन बनाने की आज़ादी। 19(4) में क्या है? घूमने की आज़ादी। और 19(5) में क्या है? कहीं पर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, कहीं पर बसने की, रेजिडेंस, कहीं पर बसने या निवास करने की आज़ादी। अगर मैं चाहूँ, मैं यूपी का हूँ, तो मेरा मन है कि मैं दिल्ली में बसना चाहता हूँ, तो ज़मीन खरीदो, बस जाओ। आप हरियाणा में बसना चाहते हैं, हरियाणा में बसिए। अभी तक तो कश्मीर में रोक थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब आप वहाँ भी ज़मीन खरीद सकते हैं, रह सकते हैं। अब दूसरा क्या है? आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, मतलब आप कोई भी व्यवसाय करने के लिए आज़ाद है। मेरा पढ़ाने का मन है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब किसी के गवर्नमेंट जॉब करने का मन है, गवर्नमेंट जॉब कर ले, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। किसी को प्राइवेट नौकरी करना है तो उसको अपॉर्चुनिटी वहाँ मिलती है, तो प्राइवेट जॉब कर ले। किसी को ठेला लगाना है, ठेला लगा सकता है। किसी को डांसिंग का प्रोफेशन करना है, सिंगिंग का करना है, कर सकता है। तो ये सारी आज़ादी दी गई है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आज दुनिया का एकमात्र देश भारत ही ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा नागरिकों को आज़ादी दी गई है। सबसे ज़्यादा नागरिकों को आज़ादी दी गई है। क्यों क्यों दी गई? क्योंकि शायद भारत ही एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा आज़ादी के विरुद्ध संघर्ष भी किया है। लगभग 2000 साल पहले से राजा रजवाड़े चले आ रहे हैं, फिर मुस्लिमों ने आक्रमण किया, फिर अंग्रेजों ने लूटा। लेकिन हम इतने लंबे समय तक गुलाम बाहर विदेशियों की वजह से थे भी नहीं, गुलाम हम अपनों की ही वजह से थे। क्योंकि लालच ऐसी चीज़ है, वो अपनों से ही एक को घूस देकर दूसरे को प्रताड़ना करवाते हैं। देखिए, हम एक एक के बारे में बात करते हैं। कह रहे हैं कि आर्टिकल 19(1) में आपको क्या दिया गया? अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। तो आप देखिए क्या क्या, कितना बोलने की आज़ादी है कि आप अपना खुद का विचार रख सकते हैं किसी मैटर पे। आप किसी भी मैटर पे आप खुद का विचार रख सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मेरा मानना है कि ये। आप किसी पर आरोप ना लगा कर आप अपना खुद का विचार दीजिए। अगर उसका कुछ दोषारोपण होगा तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार होंगे। तो कोई भी चीज़ आप अ, खुद का अपना आइडिया प्रोपेगेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। या दूसर कोई महान दार्शनिक हो, कोई विचारक हो, किसी किताब का रेफरेंस ले लीजिए, रामायण महाभारत, उसके विचार को आप बढ़ा सकते हैं, समाज में बोल सकते हैं और उसका रेफरेंस रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि ये जो न्यूज़ वाले होते हैं, न्यूज़पेपर रिपोर्टर जो होते हैं, ये देखते किसी से सवाल करते रहते हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, किसी के आगे कैमरा लगा के घूमते रहते हैं। कैसे इनको आज़ादी दी गई है? किस आर्टिकल में? 19 के तहत। आप देखिए, देश में उतना ही कर्म कर पाएंगे जितना संविधान में लिखा गया है। आपको सांस लेने की आज़ादी, पानी पीने की आज़ादी, सारा चीज़ संविधान में लिखा गया है, इसलिए आप आज़ाद हो। नहीं तो उत्तरी कोरिया में देखिए, लोगों को बाल कटाने तक की भी आज़ादी नहीं है, कपड़े कैसे पहनना है इसकी आज़ादी नहीं है। तो आप संविधान बहुत विचार करके बनाए गए। तो इसमें प्रेस की फ्रीडम है। तो पूछता है अक्सर सवाल एग्जाम में कि किस किस आर्टिकल में प्रेस की आज़ादी है। तो अगर जनरली पूछ लेगा तो आप बताइए 19 में। अगर ऑप्शन में नहीं है 19(1), 19(2), 19(3) करके है तो आप किस में मारेंगे टिक? 19(1) में। प्रेस की आज़ादी किस में है? 19(1) में। आप कोई भी व्यापारिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। खाने की सामान बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं, आपका कोई रेस्टोरेंट है,
या मैं कोचिंग चलाता हूँ तो अपने चैनल का प्रचार कर सकता हूँ, या मेरे चैनल, जैसे मेरे चैनल का नाम है, लोगो आ जाएगा CU1149 लर्निंग के नाम से। तो आप कैसे कोई भी चीज़ का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आज़ादी है। नहीं तो हम कोई भी किसी चीज़ के जो बैनर लगा देता है, सड़क पे जाते हैं ना, आए दिन लगा रहता है, ये प्रचार प्रसार करने की आज़ादी किस में दी है? नहीं, इसमें, इसलिए बैनर लगा देते हैं आप कहीं भी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है अगेंस्ट कॉल टैपिंग, कि मतलब कॉल रिकॉर्डिंग के विरुद्ध अधिकार है, कि कॉल रिकॉर्डिंग कोई नहीं कर सकता। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। कैसे? अगर आप दो लोग बात कर रहे हो तो आप किसी दूसरे की कॉल रिकॉर्डिंग अगर उसकी बिना जानकारी के कर रहे हो तो ये एक अपराध है। आप अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हो बिना उसकी परमिशन, बिना उसकी जानकारी के, अपराध है। यहाँ सरकार आपके कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकती। अगर सरकार, अभी एक बार पेगासस वाला केस आया था कि गवर्नमेंट विपक्ष के नेताओं का एक ऐप है, इजराइल के थ्रू गवर्नमेंट ने खरीदा है पेगासस, उसके तहत जासूसी कर रही है, लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग कर रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये एक अफवाह थी। तो क्योंकि कॉल टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है आपको, सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, जो भी अगर ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग करता है। तो आप कभी भी ये गलती मत करिएगा। अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं बात करते समय बिना उसकी जानकारी के, बिना बताए, तो एक कानूनी अपराध है। इसलिए आप मोबाइल में भी देखिए आ गया है कि कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग आप चालू करते हैं तो वो पहले ही उधर से बोल देता है, कॉल रिकॉर्डिंग स्टार्टेड करके ऐसे बोल दिया जाता है। क्योंकि कॉल कॉल रिकॉर्डिंग का अधिकार किसी को नहीं है, क्योंकि उसकी प्राइवेसी है, आज़ादी छिन जाएगी। भाई मान लो हम कुछ भी बात कर रहे हैं आपसे, या मान लो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे हैं, वो कैसी बात कर रहे हैं, उनकी पर्सनल बातें हैं, अब कोई रिकॉर्ड कर ले, गवर्नमेंट रिकॉर्डिंग करवा के सुनवा रही है, कंपनी हमारी एयरटेल मान लो कंपनी है तो एयरटेल रिकॉर्ड कर रही है, जियो है तो जियो रिकॉर्ड कर रही है, तो कंपनी के वहाँ बैठ के मेंबर सुन रहे हैं, हम कोई बात कर रहे हैं आपस में, मेंबर सुन रहे हैं वहाँ पे। ऐसा थोड़ी होता है। तो ये कोई भी कॉल टाइपिंग नहीं कर सकता है आपकी। राइट टू टेलीकास्ट, आप देखिए कोई भी चीज़ टेलीकास्ट करने की, दिखाने की भी आपको आज़ादी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप दिखा देंगे, उस पर रोक भी है, उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप देखिए, आप कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट होता है, कहीं घूमने जाते हैं, पहाड़, नदी, झरना, कोई प्रोग्राम होता है, शादी होता है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग या कोई भी चीज़ का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है। लेकिन आप किसी पर्सनल व्यक्ति का फोटो या वीडियो टेलीकास्ट तभी करेंगे जब वो व्यक्ति आपको परमिशन देगा, बिना उसकी परमिशन के नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट ने रोक नहीं लगाया है, तो आप जैसे नदी, नाले, झरने, पर्वत, सड़क, आसमान, आप करते हैं टेलीकास्ट, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि आपको अधिकार दिया गया है। और ऐसे कई चीज़ें हैं गवर्नमेंट के, जो भी एक्टिविटी हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको जानने का अधिकार है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं ना, 2005 में दिया गया था। तो गवर्नमेंट की एक्टिविटी जानने का अधिकार है। इसी के तहत प्रेस वाले पूछते रहते हैं, आप भी मोदी जी से सवाल करते हैं न्यूज़ चैनल पे, या विदेश मंत्री से सवाल करेंगे, वित्त मंत्री से सवाल करेंगे, ये आपको ये सब अधिकार दिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ साइलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। मेरा मन नहीं है कोई चीज़ बोलने का, मेरा शांत रहने का मन है, तो कोई रोक नहीं सकता। मैं कुर्सी लगा के एक किनारे बैठा हूँ तो कोई मुझे बोलने के लिए परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे चुप रहने का अधिकार है। अगर शायद ये फ्रीडम ऑफ साइलेंस का अधिकार न दिया गया होता तो कोई आपको मजबूर कर सकता था जवाब देने के लिए, मारने के लिए, बोलने के लिए। लेकिन आपको किसी टॉपिक पे जवाब नहीं देना है, आपको किसी से बात नहीं करना है, तो आप शांत भी रह सकते हैं, क्योंकि आपको संविधान में अधिकार दिया गया, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, शांत रहने का अधिकार। और देखिए और क्या दिया है कि कह रहे हैं कि जब न्यूज़ वालों को आज़ादी है और हमारी सरकार बन गई, तो हम जो न्यूज़ वाले हमारे खिलाफ अगर कोई सूचना छापते हैं तो हम उसको चेक करेंगे, जैसे खिलाफ रहेगा न्यूज़ पर रोक लगा देंगे, या उसका न्यूज़ को छपने ही नहीं देंगे। लेकिन ना, ये अधिकार दिया गया है क्या, कि अगेंस्ट प्री सेंसरशिप न्यूज़, मतलब न्यूज़ जो रिपोर्टिंग होगी उस पर कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई चेकअप नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट चेक करे ये चीज़ देना है कि नहीं देना है, कोई रोक टोक नहीं है। न्यूज़ अपना रिपोर्टिंग करेगा, पब्लिश करेगा। देखिए, किसी नेता मंत्री का विरोध कर सकते हो, लेकिन स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, बट नॉट स्ट्राइक। लेकिन हमला करने का अधिकार नहीं है, उदंडता मचाने का अधिकार नहीं है, उल्लंघन करने का, कानून उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। बाकी आप विरोध कर सकते हो, जो आप किसी नेता को रोक लेते हो,
कभी किसी का घेराव कर लोगे, कभी संसद का घेराव कर लेते हैं। आप अगर किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो कभी वाइस चांसलर को घेराव कर लेंगे किसी मुद्दे को लेकर। तो किसके तहत करते हैं? क्योंकि आपको आर्टिकल 19 में आज़ादी दी गई है, लेकिन हाँ, हमला करने की आज़ादी नहीं है। अब देखिए, आपको कह रहे हैं कि आर्टिकल 19 एक में इतनी आज़ादी दी गई है कि अपना विचार रखिए, दूसरे का विचार बढ़ाइए, प्रेस की आज़ादी, प्रचार, आप कोई एडवर्टीजमेंट प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती, आप कोई भी चीज़ टेलीकास्ट करने की आज़ादी है, आपको एक चुप रहने की आज़ादी है, सरकार के काम को जानने की आज़ादी है, न्यूज़पेपर को फ्री रूप से पब्लिश करने की आज़ादी है, और आपको किसी का विरोध करने की आज़ादी है। किसी का भी विरोध करने का एक तरीका है, उसका लीगल रीजन होना चाहिए, किसी का भी ऐसे नहीं करने लगेंगे, लेकिन किसी पर हमला करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन अब देखिए, कह रहे हैं कि इसके अलावा इतनी आज़ादी के बाद भी इस पर रोक है। क्या रोक है? कि ऐसे सारे कामों पर रोक है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए, देश की अखंडता। आप कोई ऐसी सूचना, कोई ऐसा प्रचार प्रसार कर रहे हो कि जिससे लोगों में लड़ाई, दंगे या देश की अखंडता पे चोट आएगी। देश की अखंडता से क्या है? देश की अखंडता भौगोलिक रूप से भी है, भौमिक रूप से भी है, और लोगों की एकता से भी है। तो किसी भी तरीके से आप उसको अखंडता को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। और देश की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब हमारा देश आज़ाद है, हम किसी के सामने इसको सरेंडर किया हुआ नहीं प्रेजेंट कर सकते। हमारे देश की खुद का निर्णय लेने की एक क्षमता है। संप्रभुता मतलब यही था, सोवरेंटी, मतलब हम खुद में सक्षम है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। अपने देश के अंदर कोई भी कार्य होता है तो देश का निर्णय हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष लेंगे। जैसे हमारे परिवार का कोई मैटर है तो हम अगर डिसीजन ले रहे हैं तो ये संप्रभु कंडीशन है। अगर पड़ोसी या आसपास गांव के लोगों का प्रभाव है हमारे डिसीजन लेने में तो हम संप्रभु नहीं हैं। इसलिए देश कहता है कि देश हमारा सोवरेन है, संप्रभु देश है, मतलब कोई भी हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए कश्मीर का मुद्दा जब जब यूएनओ में पाकिस्तान उठाता है या चीन उठाता है तो देश इसी चीज़ से अपना संरक्षण करता है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारे देश की संप्रभुता की बात है, इस पर कोई बहस नहीं होगी। तो विदेशी संबंधों में कटुता पैदा करने की आज़ादी नहीं है। अनैतिक शब्दों का यूज नहीं कर सकते, मतलब किसी को गाली देने की आज़ादी नहीं है, किसी को मिस वर्ड या बदतमीजी से बात करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन आप ये सारे देखे जाते हैं, ये सारे केस देखते हैं, नेता विधायक किसी से बदतमीजी से बात करके चले आते हैं, लेकिन इस पर फिर भी इतना लिमिटेड क्यों है? लोग ऐसे बचते क्यों हैं? एक होता है अंतःकरण, खुद ही उनका जवाब नहीं देता, उनके संस्कार होते हैं, लेकिन फिर भी रोक है कि आप गलत शब्दों का यूज नहीं कर सकते। किसी महिला या कोई लड़की जा रही है तो कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एक दंडनीय अपराध है। आप कोर्ट के आदर, अगर कोर्ट कोई आदेश देता है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इतनी आज़ादी होने के बाद भी अगर कोर्ट का कभी कोई आदेश आता है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। कभी विदेशी आक्रमण हो जाए तो आपातकाल लग जाती है, इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत, तो उस केस में ये सारे आज़ादी आपके निरस्त कर दिए जाते हैं, ऑटोमेटिक निरस्त हो जाती है। तो उस केस में आपका जो भी डिसीजन या जो भी आर्डर आता है आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कभी भी आप अराजकता भड़काने वाले शब्दों का यूज नहीं करेंगे। कभी ऐसे हिंदू मुस्लिम या किसी जातिवादी शब्द का प्रयोग करके किसी को आपस में लड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, देश में अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे, या जिस प्लेस पे रहते हैं वहाँ पर अराजकता फैलाने की कोशिश नहीं करेंगे। इतना चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन है, मतलब देश की सुरक्षा, अखंडता, संप्रभुता, विदेशी संबंध, अनैतिक शब्द, कोर्ट आर्डर और अराजकता भड़काने वाले शब्दों पर क्या है? रोक है। अब देखिए आर्टिकल 19(2) में आपको क्या आज़ादी दी गई है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली, सभा करने की आज़ादी। ये हमारे सभी नागरिकों को अधिकार है, मतलब विदेशियों को ये अधिकार नहीं दिया गया है, हमारे शत्रुओं को ये अधिकार नहीं दिया गया, केवल भारत के नागरिकों को अधिकार है क्या? सभा करने की, एकत्रित होने की आज़ादी। कहीं भी एकत्रित हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? बिना हथियार के होना है और शांतिपूर्वक करना है। ठीक है, बिना आर्म्स मतलब हथियार के, और पीसफुली, शांतिपूर्वक सभा करने की आज़ादी है किसी भी नागरिक को। इसीलिए आप, हर कोई भी व्यक्ति होता है अपने घर पे शादी, प्रोग्राम, फंक्शन कुछ भी रखता है, कभी मीटिंग बुलाता है, कोई संस्था है, कुछ भी है, क्योंकि आर्टिकल 19(2) में सभा करने की आज़ादी हर भारतीय नागरिक को है। इसके तहत ही ये सभाएँ हो पाती हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थल पे सभाएं होती हैं, जैसे रैलियां होती हैं, देखते हैं नेता प्रचार प्रसार करते हैं, संगोष्ठियां होती है, कभी सम्मेलन होते हैं, ये सब किस आर्टिकल के तहत हो पाते हैं? आर्टिकल 19(2) के तहत हो पाते हैं। लेकिन कुछ रोक भी है। क्या रोक है? कि देश की सुरक्षा
के खिलाफ आप संगठन नहीं कर सकते हैं। आप विदेशियों को बुलाइए या शत्रुओं को बुलाकर संगठन करिए, या आप कोई कोई ऐसी विचारधारा का ग्रुप बना लिए हैं जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, कोई आतंकवादी गतिविधियां हैं, उन सबको आप संरक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे संगठन को सरकार बिल्कुल परमिट नहीं करती है। देश की सुरक्षा के खिलाफ आप कोई संगठन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सार्वजनिक आदेश आया है, पब्लिक आर्डर आया है, तब आप सभा करने की आज़ादी नहीं है। जैसे मान लो धारा 144 लग गई एरिया में, अब धारा 144 लग गई तो आप घर में रहिए, बाहर रहने की आज़ादी नहीं है, नहीं तो सीधा जेल में डाल दिए जाओगे। तो मतलब कोई आर्डर आया, कोई आदेश आया तो उसकी वजह से में रोक है। देश की सुरक्षा के खिलाफ अगर सभाएं करोगे तो रोक है। तो 141 में बताया गया है कि 5 या 5 लोगों से अधिक की सभा होगी तो किस चीज़ में अवैध हो जाएगी, किस केस में? जब किसी कानून को पारित करने से रोकोगे, किसी कानून को लागू करने से रोकोगे, कोई सरकारी ज़मीन कब्जा करने से रोकोगे। जैसे अभी विपिन सर वाला एक केस चल रहा है, मैथ मस्ती के जो विपिन सर हैं, वो अपने गांव में ग्राम पंचायत भवन बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने विरोध भी किया, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन आकर उस ज़मीन को खाली करवाई। क्योंकि देखिए, आपको बोला गया कि अगर सरकार ने आदेश दिया है, सरकार की ज़मीन है, तो आप सभा भीड़ बना के उसको कब्जा नहीं कर सकते हैं। तो प्रशासन ने खाली करवाई। भीड़ इकट्ठा करके कोई भी सभा कर सकते हो, लेकिन भीड़ इकट्ठा करके ये चीज़ नहीं कर सकते हो क्या, कि कोई कानून रोक दो, कोई सरकारी ज़मीन खाली कराने से रोक लगा दो, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करो। पता चले 5 या 10 लोगों का भीड़ बना लिया और सड़क पे खड़े होकर लोग बाइक से गुजर रहे हैं तो उनको गाली दे रहे हो, मार पीट रहे हो, या आप भीड़ बना लिए और लोगों से इलीगल काम करवा रहे हो, फोर्सफुली काम करवा रहे हो। आप 10 लोग इकट्ठा हो, किसी आदमी को पकड़ के अपने घर का काम करवाए या अपने खेत में काम करवाए, मतलब फोर्सफुली करवा रहे हो, ऐसी कोई भी आज़ादी नहीं है। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो इन सब चीज़ों पर रोक है और दंडनीय अपराध है। तो मतलब कहते हैं ना, एकता में शक्ति है, लेकिन वो एकता सही डायरेक्शन में जाए तो विकास का कारण बनती है, लेकिन वही एकता, यूनिटी, अगर गलत डायरेक्शन में जाए तो विनाश का भी कारण बनती है। तो असेंबली करने की आज़ादी है, लेकिन वो असेंबली विकास के लिए होनी चाहिए, ना कि विनाश के लिए। अगर विकास के लिए यूज करेंगे तो सरकार सपोर्ट करेगी, संरक्षण देगी। विनाश के लिए यूज करेंगे तो सरकार आपको पनिशमेंट भी देगी। अनुच्छेद 19(3) में देखिए, 19(3) में क्या दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, कोई भी संगठन बनाने की आज़ादी है। आप कोई संगठन बना लीजिए, कोई एनजीओ है, कोई अनाथ आश्रम है, वृद्धा आश्रम है, ऐसे चलते रहते हैं। तो कोई भी संगठन बनाइए, आपको आज़ादी है, हर नागरिकों को आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं, फॉर ऑल सिटीजन्स। ठीक है, सभी नागरिकों को आज़ादी है कि कोई भी संगठन, वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम या महिला विकास के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं, या कोई खेल कार्यक्रम के लिए आपने संगठन बनाया, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनवाया, वो सब चीज़ की आपकी आज़ादी है। आप सरकार उसका पूर्ण प्रोटेक्शन करेगी स्टार्ट करने से, और उसको कंटिन्यू करने की पूरी कंडीशन में हमेशा सरकार का संरक्षण रहेगा। ऐसा नहीं कि हम जब एनजीओ बना रहे थे, अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बनाया, तो उस समय सरकार हमारे पुलिस लगा के उस संगठन को स्टार्ट करने में मदद किया, फिर बीच में छोड़ दिए, अब कोई संरक्षण नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जब तक वो संगठन आप स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमेशा संरक्षण रहेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ की आज़ादी नहीं है कि आपने कोई संगठन बना लिया, मान लो कि हमने वृद्धाश्रम बना लिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वृद्धाश्रम बनाया तो अब सारे जितने गांव के वृद्ध व्यक्ति हैं या किसी उस एरिया के जितने बूढ़े माता पिता हैं, अब सबको हमारे आश्रम में आना पड़ेगा। राइट नॉट टू ज्वाइन, मतलब कोई बाध्य नहीं होगा ज्वाइन करने के लिए। उसका मन है तो ज्वाइन कर सकता है, मन नहीं है तो ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब आप संगठन बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बाध्य नहीं करोगे किसी को अपना संगठन ज्वाइन करने से। कोई संगठन आपका ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, वो उसकी मानसिक स्थिति पे या उसके खुद के विचार पे डिपेंड करता है। मतलब फोर्सफुली कोई चीज़ करने के लिए रोक है। ठीक है, निषेध किस चीज़ पे है? फोर्सफुली आप अपने संगठन में किसी को फोर्सफुली ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। ठीक है, फोर्सफुली ज्वाइन कराने पे क्या है? रोक है। अपनी इच्छा से कोई भी आपका संगठन ज्वाइन करे या ना करे। लेकिन अब एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि आपने कोई संगठन बनाया, कह रहा है कि संविधान ने अधिकार दिया है कि आपको संगठन बनाने की आज़ादी है, लेकिन ये चीज़ अधिकार नहीं कि आपने संगठन बनाया तो सरकार उसको तुरंत लाइसेंस दे दे, परमिट दे दे। ये कोई कंडीशन नहीं है। आप संगठन बनाओ, संरक्षण रहेगा सरकार का, कोई लीगल काम नहीं होना चाहिए, लेकिन उस संगठन को सरकार वेरीफाई कर दे या उसका रिकग्निशन दे दे कि हाँ ये फलाना संगठन है, सरकार की तरफ से उसका सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिले, ऐसा कोई उपबंध नहीं है। अब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट,
घूमने की आज़ादी। आर्टिकल 19(4) में क्या है? घूमने की आज़ादी, भ्रमण करने की आज़ादी। देखिए, भ्रमण दो तरीके का होगा, एक इंटरनल और एक इंटरनेशनल। इंटरनल मतलब आंतरिक, देश के भीतर आप कहीं भी घूमिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आप कहीं भी घूमिए। आंतरिक आज़ादी का जिक्र किसमें है? 19(4) में। लेकिन ये विदेश में घूमने की आज़ादी का जिक्र किसमें है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो बताएंगे, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। सबसे महत्वपूर्ण पूरे मौलिक अधिकार में अगर बात करें तो 19 और 21 ही हैं। कभी हम 19 का फिलहाल बात कर रहे हैं। तो जो घूमने की आज़ादी है, देश के अंदर घूमने की आज़ादी का संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 19(4) में। ठीक है, लेकिन विदेश में घूमने के जो आज़ादी है वो किसके तहत है? आर्टिकल 21 में। तो इसका उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन अभी अंदर घूमने की आज़ादी बात करते हैं, आंतरिक क्षेत्र में। अब आंतरिक क्षेत्र में सभी नागरिकों को भारतीय क्षेत्र में घूमने की आज़ादी है। अच्छा, ये पूरे देश में, जैसे हमें एमपी से यूपी में जाना है, यूपी से बिहार में जाना है, तो क्यों आज़ादी दी गई है? या कोई टैक्स क्यों नहीं लगता, कोई चेकिंग क्यों नहीं होती? ये इसलिए ऐसा है कि हमें नेशनलिज्म का फीलिंग आए, यूनिटी का फीलिंग आए, कि कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हमारा देश है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारा देश है। अब ऐसा नहीं है कि यूपी वाला बिहार में जाए तो लगे बॉर्डर पर चेकिंग होने या टैक्स देना पड़े। तो इस केस में हमें केवल यूपी हमारा लगेगा, बिहार हमारा नहीं लगेगा। तो नेशनलिज्म का प्रचार करने के लिए, नेशनलिज्म को सपोर्ट करने के लिए ये पूरे भारतीय क्षेत्र में घूमने की आज़ादी दी गई है। पूछ लेगा कि 19(4) में जो हमें भ्रमण करने की आज़ादी दी गई है, क्यों ऐसा, क्यों, क्या ज़रूरी थी? तो नेशनलिज्म के सपोर्ट करने के लिए, यूनिटी, एकता का प्रचार प्रसार करने के लिए, राष्ट्रवाद का विकास करने के लिए, राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत करने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, ये इसका पर्पज है। और लेकिन मनाही किस चीज़ पे है? अब ऐसा नहीं कि आपको घूमने की आज़ादी है तो आप कहीं भी घुस जाओगे, किसी के घर में घुस जाओगे, किसी भी फैक्ट्री में घुस जाओगे, या कहीं भी चले जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट कर रही है कि लोगों, अगर आप किसी व्यक्ति के घर में जाना चाहते हो, किसी व्यक्ति के मकान में जाना चाहते हो, किसी के हॉस्पिटल में जाना चाहते हो, किसी की दुकान में जाना चाहते हो, तो वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कि वो तुम्हें चाहता है कि नहीं चाहता है। बिना उसकी परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हो। और कोई ट्राइबल एरिया है, कोई शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया, मतलब जनजातीय क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ वैद्य होते हैं, थारू जनजाति होती है, कोल होते हैं, भील होते हैं, ऐसे जनजातियाँ जो अपनी संस्कृति और भाषा के लिए जानी जाती हैं, तो वहाँ पर दूसरे लोगों को जाने से मनाही है, क्योंकि उनकी संस्कृति और भाषा प्रभावित होगी। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, और किसी पब्लिक या प्राइवेट क्षेत्र में आप पब्लिक के इंटरेस्ट या उसकी इच्छा बिना आप नहीं घुस सकते हैं। पता चला कि अगर ऐसी आज़ादी हो जाए, नहीं आप कहीं भी जा सकते हो, तो पता चले रात में 12 बजे आपका मन किया तो किसी घर में घुस गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत मिस यूज करेंगे, भारतीय हैं, भारतीय तो हर मामले में आगे हैं। खास तौर पे मेरे दोस्त तो और खतरनाक है। अगर उनको ये आज़ादी मिल जाएगी तो रात भर घर नहीं सोएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि जो भी कोई ऐसे रोग से ग्रसित है जिससे लोगों में उस रोग का संक्रमण हो सकता है, लोगों से मिलने की वजह से रोग का प्रचार प्रसार हो सकता है, तो ऐसे लोगों पर रोक है। उन लोगों को किसी भी क्षेत्र में जाने की आज़ादी नहीं है। जैसे जो HIV वगैरह से पीड़ित होते हैं, HIV से पीड़ित होते हैं, एड्स, HIV जिनको हुआ रहता है, ऐसे लोगों को कहीं भी घूमने की आज़ादी नहीं है। क्योंकि ये लोगों अगर घूमेंगे, कहीं पर गए, कोई HIV से पीड़ित है, किसी को एड्स हुआ है, अगर पीड़ित है तो जाएगा किसी क्षेत्र में, मान लो किसी से शारीरिक संबंध बनाता, चाहे महिला हो या चाहे पुरुष हो, तो उधर भी फैल जाएगा। तो ऐसे लोगों पर रोक है। नॉर्मल जो कोई डिजीज होगा तो ऐसे चीज़ों पर रोक नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका संक्रमण होता है और जिनकी वजह से पब्लिक को खतरा हो सकता है, तो ऐसे लोगों पर रोक है। बाकी सबको घूमने की आज़ादी है। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कहीं भी जाइए, लेकिन किसी के घर में घुसने से पहले उससे परमिशन ले लीजिए। इस चीज़ की आज़ादी नहीं है। अब कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, निवास करने की आज़ादी, बसने की आज़ादी। आपका मन कर रहा है कश्मीर में रहने का, कश्मीर में रहिए, गुजरात में रहने का गुजरात में रहिए, यूपी में यूपी का, तमिलनाडु, जहाँ भी मन करे आप बस सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका मन किया कि आप पड़ोसी के घर पे जाके बस जाइए, पड़ोसी का द्वार पे अपना घर बना लीजिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको जैसे आप कहीं पर बसना है तो आप ज़मीन खरीदिए विथ लीगल तरीके से। आपको जब
ज़मीन खरीद लेंगे तो सरकार आपको उस क्षेत्र पे अधिकार प्राप्त करा देगी। मतलब आप कहीं भी क्षेत्र, ऐसे किसी चीज़ से मना ही नहीं कि यूपी वाला बिहार में ज़मीन नहीं खरीद सकता या बिहार में नहीं बस सकता। आप कहीं भी बस सकते हैं। आप गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए, ज़मीन खरीदिए और बसिए। किसी को रोक टोक नहीं है क्षेत्र विशेष के आधार पे या जात के आधार पे कि फला जात का है यहाँ नहीं बसेगा, फला धर्म का है यहाँ नहीं बसेगा। कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। आप परमानेंट भी रह सकते हैं, टेम्पोररी भी रह सकते हैं, दोनों अधिकार दिए गए हैं 19(5) में। परमानेंट, टेम्पोररी का मतलब आप जाते हैं जैसे किराए पे घर लेके रहते हैं। जैसे मैं ही मान लो घर से निकल के आया हूँ यहाँ पे, तो मैं किराए पे लेकर रह रहा हूँ। ऐसा तो नहीं रोक टोक है कि नहीं फला जात की हो तुम्हें यहाँ नहीं बसने दिया जाएगा, या तुम यूपी से हो इसलिए तुम्हें एमपी में किराए पे घर नहीं मिलेगा, या तुम इस राज्य से तुम्हें होटल नहीं मिलेगा किराए पर। ऐसे पे कोई रोक टोक नहीं। अगर ऐसा कोई रोक टोक करता है तो आप इसकी कंप्लेन सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही तो खूबसूरती है फंडामेंटल राइट की, कि कोई ज़रूरत नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या थाने में जाने की। आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाइए। आपका हाई कोर्ट भी जाने का मन नहीं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाइए। इतना संरक्षण है। तो आप कहीं भी परमानेंट, टेम्पोररी किराए पे लेकर ज़मीन खरीद के जैसे बसना हो बस सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। पहले कश्मीर में रोक टोक था, लेकिन धारा 370 हटने के बाद, अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब वहाँ भी आज़ादी है। आप वहाँ बसिए, वहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी पर्पज वही है, नेशनलिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगर ऐसा रोक टोक होता कि नहीं यूपी वाला यहाँ आके नहीं बसेगा, एमपी वाला यहाँ नहीं बसेगा, तो इससे राष्ट्रीयता की भावना नहीं आती। हमें लगता है कि अरे बिहार वाले बिहारी हैं, यूपी वाले यूपी वाले हैं, मतलब हमें ये लगेगा हमारा क्षेत्र हमारा है। या जैसे कश्मीर में पहले बसने की आज़ादी नहीं थी तो लोग कश्मीर क्षेत्र से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, लेकिन अभी हमें, अब कश्मीर के लोग इधर आके उनको भी बसने की आज़ादी, हम भी कश्मीर में जाके बस सकते हैं। तो जब हमारा वहाँ घर होगा, ज़मीन होगा, तो हमें पूर्ण फीलिंग नहीं आएगी कि हमारी यहाँ तक अधिकार है, हमारा ये क्षेत्र है। तो एक राष्ट्रीयता की भावना आएगी। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन रिस्ट्रिक्शन भी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप वहाँ बसिए, लेकिन अवैध तरीके से किसी के ज़मीन पे कब्जा नहीं करेंगे। अवैध तरीके से कोई कब्जा नहीं करेंगे। कोई भी देश की सुरक्षा, कहीं पर बसेंगे तो देश की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, उससे कोई ऐसी एक्टिविटी करना चालू नहीं कर देंगे। लोगों की वहाँ पर शांति व्यवस्था, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अवैध तरीके से कोई किसी का ज़मीन कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और लास्ट है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी। आपको कोई भी व्यवसाय, बताया कि आप टीचर बनना है, टीचर बनिए। सरकारी नौकरी करना है, एग्जाम क्वालिफाई करिए, सरकारी नौकरी करिए। प्राइवेट करना है, अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ करिए। चाय बेचना है, चाय बेचिए। ठेला लगाना है, ठेला लगाइए। किसानी करना है, किसानी करिए। हर चीज़ की आज़ादी है। नहीं कुछ करना, घर में सोना है, सोइए। कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी है। फिलहाल भागवत गीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि चारपाई पे लेटे रहेंगे, कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अरे सोने का काम तो करोगे ना। प्रकृति से अर्जित गुण नेचुरल प्रोसेस है, सोना, हंसना, रोना, भूख लगना। तो अगर कुछ भी ऐसे लेटे रहोगे, शारीरिक या मानसिक रूप से काम नहीं करना चाहोगे, तो कुछ ना कुछ तो प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार करोगे। सोने का काम करोगे, गलत विचार करने का काम करोगे, अपना नाश करने का काम करोगे। मतलब ऐसा तो कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता, चाहे जितना अमीर हो चाहे जितना गरीब हो, जो बिना काम किए एक सेकंड भी रह ले। मतलब कोई ना कोई काम करेगा ही। तो आपको कोई भी व्यवसाय करने की आज़ादी है देश के अंदर। चाहे गुब्बारे बेचिए, चाहे हीरे बेचिए, चाहे सोने बेचिए, लेकिन सब लीगल तरीके से होनी चाहिए, वैध तरीके से होना चाहिए। अवैध कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको व्यवसाय करने की आज़ादी दे गई तो देखो लोगों में अमीर और पैसा कमाने की इतनी होड़ मची हुई है ना, कि दुनिया में हर इंसान सुबह से बिस्तर से उठता है तो पैसे के लिए सोचता है और पैसे के लिए भागता है दिन भर। फिर शाम को आके सोएगा, फिर सुबह पैसे के लिए उठता है और भागता है। कोई बाप है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इसलिए पढ़ा रहा है कि मेरा बेटा आगे चलकर पैसे कमाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। हर कोई पैसे के लिए जी रहा है। तो इस लालच में क्या होती है कि हम गलत विचार की और गलत कर्मों की ओर भागते हैं, जल्दी पैसे कमाने के लालच में। जिसमें क्या आती है, जैसे गोला बारूद हो गया, गोला बारूद हो गया, हाँ। और कभी कभी लोग किलिंग वाला केस करते हैं, सुपारी लेना हो गया। जैसे मर्डर करने के लिए इतना लेंगे, दंगा फैलाने के लिए लोग होते हैं ना, अराजकता फैलाने के लिए पॉलिटिक्स से सहारा लेकर कोई नेता बोल देगा कि यहाँ पर के ये अराजकता फैलाओ,
तो ऐसे आप कोई गैंग नहीं बना सकते कि हाँ आओ हम ये अराजकता फैलाने का हमारा ये गैंग है, यहाँ पर मुझे दो, मैं ये काम करता हूँ। ऐसे किसी कामों को सरकार सपोर्ट नहीं करती है। और ख़ास तौर पे देह व्यापार, देह व्यापार, प्रोस्टिट्यूशन जो भी होते हैं, ये सेक्स रैकेट जो होते हैं, मतलब आए दिन केस आते भी रहते हैं कि फला ब्यूटी पार्लर के नाम पर वहाँ पर देह व्यापार का केस काम चलाया जाता है, क्योंकि इनमें अच्छे खासे कमाई हो जाती है। तो लोग जल्द पैसे के लालच में कुछ भी करते थे। इन सब चीज़ों पर रोक, मतलब कोई भी अनैतिक व्यवसाय नहीं करेंगे, ठीक है। और चाहे दारू शराब हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे नशा हो, चाहे जहर हो, तो ऐसे किसी चीज़ का व्यापार नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। तो देखिए, गवर्नमेंट अफीम की खेती कराती है, चरस अफीम की खेती कराती है, तो ये ड्रग्स है, लेकिन गवर्नमेंट लाइसेंस देगी एक व्यक्ति को जो स्किल्ड है और उसको मेडिसिन के यूज के पर्पस से करवाती है। जहर क्या है, प्रोटीन होता है, लेकिन उसको मेडिसिन के यूज के पर्पस से कई कई लेबोरेटरी में बनती है, जो मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल रहती हैं। कुछ केमिकल्स हैं ऐसे, वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्यों बनाने का परमिशन, क्योंकि हम मेडिकल यूज के पर्पस से बनाए हैं, ना कि किसी को चोट पहुंचाने या किसी को खतरा के लिए बनाई गई है। लेकिन लोग मिस यूज करते हैं। तो सारे व्यवसाय पर रोक है जो पब्लिक के लिए, आपके लिए या देश के लिए खतरा है। ऐसे अनैतिक व्यवसाय पर रोक है। कोई भी गलत कर्म करने पर रोक है। लेकिन कुछ काम हैं जो लाइसेंस के थ्रू गवर्नमेंट कराती है, जैसे अफीम की खेती हो गई, शराब हो गया। शराब का देखिए ठेका उका चलता है, तो लाइसेंस लेकर करा सकते हैं आप। चाहे ये मेडिकल से जो कुछ ड्रग्स वगैरह चलती है, मेडिकल स्टोर, ये सब है, सब लाइसेंस रहते हैं। बिना लाइसेंस के, बिना गवर्नमेंट के इन्फॉर्मेशन के आप नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट मिस यूज के लिए नहीं परमिशन देती, उसको मेडिकल यूज के पर्पज से परमिट करके रखती है। तो आपको, आपने देखा कि आपको आज़ादी भी है और आप पर रोक भी है। तो जिस चीज़ पर रोक है, आप उस चीज़ को बिल्कुल करने से बचिए। अगर आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है, आपको सज़ा हो सकती है। इसलिए आप आज़ाद हैं, और आज़ादी से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता।